चार बड़ी खबर यार। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की जो सीरीज होने जा रही है, किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं। रिपोर्ट किया था मैंने भी कि पीटीवी स्पोर्ट चैनल पर भी आप ये देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने पहले भी इतराज किया था जब हमारी वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज स्टार्ट थी कि हमारे यहां तो ए स्पोर्ट चलता ही नहीं है, 10 स्पोर्ट चलता ही नहीं है, तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे यहां सिर्फ पीटीवी चैनल चलता है। ये स्पेशल मुझे कमेंट बॉक्स में लोगों ने आकर कहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप एक मैसेज पहुंचाओ, चाहे छोटी आवाज क्यों ना हो, कम से कम नेशनल टीवी चैनल पर नेशनल टीम के मैचेस तो आने चाहिए। लेकिन मुबारक हो, पीटीवी पर मैच दिखाया जाएगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। लेटेस्ट जो अभी की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो क्या इमर्जिंग एशिया कप जो होने जा रहा है, क्या वो भी पीटीवी चैनल पर दिखाया जाएगा? उसके ब्रॉडकास्ट चैनल कौन से हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में। दूसरी जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है नसीम शाह के हवाले से। दोस्तों, नामालूम अफराद ने नसीम शाह के घर पर हमला किया है। हमले की नोयत ऐसी थी दोस्तों, सरेआम फायरिंग की गई है, गेट पर फायरिंग हुई है, गेट पर फायरिंग की गई है उनकी तरफ से। घर पर एक तरह से पूरे तरीके से हमला किया गया है, खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ी को भी फायर लगे हैं। दोस्तों, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। अभी तक जराये के मुताबिक वहां की पुलिस ने उसी टाइम एक्शन लिया है। कुछ अफराद, 5 अफराद को पकड़ भी लिया है, लेकिन फायरिंग करने वाले अफराद उसी टाइम फरार हो चुके थे। इसके हवाले से क्या अपडेट आ रही है उसके बारे में भी आपके सामने रखूंगा कि ये ऐसा वाकया क्यों पेश आया। तीसरी जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है दोस्तों, माइक हैसन जो है उसने कमर कस ली है। उसका कहना है कि मैं नाम को नहीं देखूंगा। इस माइक हैसन ने बाबर आजम को ड्रॉप किया था। आप जानते हो फखर जमान को भी ये ड्रॉप करने जा रहा है। अगर फखर जमान वर्सेस श्रीलंका अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता, ट्राई नेशन सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं देता, तो फखर जमान को भी ड्रॉप किया जा सकता है। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जराये के मुताबिक कि फखर जमान को परफॉर्मेंस देना होगी जो हमारी अगेंस्ट श्रीलंका ओडीआई सीरीज है और ट्राई नेशन सीरीज में। अगर फखर जमान इसमें परफॉर्मेंस नहीं देता तो हसन नवाज को भी ड्रॉप कर चुके हैं ये, मोहम्मद हारिस को भी ड्रॉप कर चुके हैं, फखर जमान को भी ड्रॉप कर देंगे ये, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ये ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं। तो माइक हैसन का कहना यह है कि फखर जमान को इन जो मैचेस ये सामने हैं इनमें फखर जमान को देखकर खेलना पड़ेगा और परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर ऊंच नीच हो जाती है इन सीरीज में तो फखर जमान को भी ड्रॉप किया जा सकता है। दोस्तों, चौथी अपडेट, शहंशाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करना चाहूंगा। क्या जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अंदर के 2-3 क्वेश्चन जिनका जवाब नहीं मिल रहा था वो भी सामने आए हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब आपको कप्तान बनाया जा रहा था ओडीआई का, मोहम्मद रिजवान कैप्टन थे, क्या आपकी मोहम्मद रिजवान कप्तान जो थे उससे बात हुई थी कि उसको रिमूव किया जा रहा है और आपको कप्तान बनाया जा रहा है? क्योंकि ये ऑलरेडी आप देख चुके हो, जब आपको कप्तान हटाया गया था सिर्फ एक सीरीज के लिए लगाया गया था 2024 में, तो आपने जो कुछ दिखाया रिएक्शन आपको पता है उस टाइम क्या हुआ था। लेकिन क्या अब आपने मोहम्मद रिजवान को इत्मीनान में लेकर कैप्टेंसी को एक्सेप्ट किया है? क्या आपकी उससे बात हुई है? इस पर शहंशाह अफरीदी का कहना था, जी हाँ, मुझे जैसे हटाया गया है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब मुझे बनाया जा रहा था तब मैं बाबर आजम से भी कांटेक्ट में था, सबसे कांटेक्ट में था कि मुझे कैप्टेंसी की ऑफर हो रही है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो अभी जब मुझे बनाया जा रहा था सबसे पहले शहंशाह अफरीदी ने यह कहा है कि सबसे पहले वाहिद मोहम्मद रिजवान है जिससे मैंने कांटेक्ट किया था। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान से मैंने बात की थी कि मोहम्मद रिजवान ऐसी ऐसी बात है। मोहम्मद रिजवान एक अच्छा इंसान है, दिल बहुत उसका अच्छा है। तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि सो बिस्मिल्लाह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कप्तान आप हो या मैं हूं, हमें पाकिस्तान को लेकर आगे चलना है। तो मोहम्मद रिजवान ने ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं की थी और मोहम्मद रिजवान खुद पीछे हट गए थे और मैं कप्तान बन गया था। ये शहंशाह अफरीदी के वर्ड्स हैं। आपको 2024 में जिस तरह से निकाला गया था उसी तरह का कुछ सिनेरियो रिजवान के लिए भी लग रहा है। तो आपने इस दौरान, जाहिर सी बात है, हर्ट होता है बंदा जब आप ओवरनाइट उसको कप्तानी से हटा दें। आपकी कोई बातचीत उस प्रोसेस में हुई जब आपको कप्तानी मिल रही थी रिजवान के साथ? क्योंकि इतलात के मुताबिक जब रिजवान को कप्तानी दी गई थी तो 2-3 खिलाड़ियों से उन्होंने मुशावरत की थी, उसमें आप भी एक थे। तो आपने क्या कॉन्फिडेंस मिला रिजवान को? रिजवान वाहिद बंदा है जो उसके साथ पहले डिस्कस हुआ था कि मैं एज अ कैप्टन पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करूं, और आपकी क्या फीलिंग है और आप क्या चाहते हो। तो रिजवान
एक अच्छा इंसान है और रिजवान ने खुद डिसाइड किया था कि वो पीछे हट रहा है और मैं उस पर जगा रहा हूँ, तो आई थिंक उसके साथ मशवरा हुआ था तो फिर ये डिसीजन लिया था। दूसरा जो बड़ा सवाल शहनशाह अफरीदी से पूछा गया था कि ऐसा होता है कि अभी रिसेंटली कुछ ऐसा सिस्टम लाया गया है कि कप्तान से कुछ पूछा ही नहीं जाता, कौन सा प्लेयर पिक करना है, कौन सा प्लेयर ड्रॉप करना है, कप्तान को कोई खबर ही नहीं होती, यहां तक कि प्लेइंग 11 भी सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करती है। इसके बारे में आप मुझे बताएं कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप भी पहले जैसे जो प्लेइंग 11 सिलेक्शन कमेटी पिक करती थी, क्या आप वैसे कप्तान हैं या फिर आपकी कोई अथॉरिटी है? क्योंकि रिसेंटली हसन नवाज को ड्रॉप किया था, क्या आपसे पूछा गया था? इस पर शहनशाह अफरीदी ने दोस्तों बड़ी जबरदस्त बात की है। कहता है कि अगर टीम को लेकर चल रहा है ना कप्तान पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क उठते हैं। कप्तान टीम को लीड कर रहा होता है, दूसरी टीम से लड़वा रहा होता है, तो कप्तान को हर फैसले में मौजूद होना चाहिए। ये शहनशाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बताया है कि कप्तान को इत्मीनान में लेना चाहिए, किस प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो, किस प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो। और प्लेइंग 11 में तो ऑफ कोर्स कप्तान की ही हाँ होनी चाहिए, अदरवाइज सिलेक्शन कमेटी की तो बिल्कुल भी से नहीं होनी चाहिए। प्लेइंग 11 में कप्तान जरूरी है। अगर आप स्क्वाड पिक करते हो, किसी भी प्लेयर को ड्रॉप करते हो, तो कप्तान की से होना जरूरी है। सवाल होता है हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया है, इसके रिलेटेड शहनशाह अफरीदी का कहना था कि भाई अभी रिसेंटली उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, सबसे पहले उसको मुबारकबाद देते हैं हम। दूसरी बात यह कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म था। हसन नवाज अभी यंग है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करे। डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने से ये फायदा होगा, उसके पास अभी टाइम बहुत ज्यादा मौजूद है, तो वो अपनी टेक्निक पर काम कर सकता है। जबकि सिलेक्शन कमेटी ने जब ये ड्रॉप किया था, यही जराये के मुताबिक खबर चलाई थी कि टेक्निक का मसला है, इस वजह से इसको मजबूर किया जा रहा है कि आप डोमेस्टिक के सारे मैचेस खेलो, फर्स्ट क्लास के भी मैचेस खेलो। तो हसन नवाज को डोमेस्टिक के मैचेस और फैमिली में टाइम स्पेंड करने के लिए जस्ट ड्रॉप किया गया है। अदरवाइज इसको कम बैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देता है, अपनी टेक्निक पर काम करता है। तो एज अ कैप्टन आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि स्क्वाड की सिलेक्शन में कैप्टन का इनपुट जरूरी है? हमने रिसेंट पास में देखा कि हसन नवाज कंटिन्यूस वाइट बॉल के स्क्वाड का हिस्सा थे, उन्हें रिलीज किया गया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए, तो क्या कि स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा था या उन्हें कोई खास टास्क दिया गया है? मेरे ख्याल से कैप्टन को तो ऑफकोर्स इन्वॉल्व होना चाहिए ऐसे डिसीजन में, क्योंकि 11 लड़कों को तो कैप्टन ही कहलाता है और जाहिर सी बात है सेलेक्टर्स और जो भी टीम है वही सेलेक्ट करती है प्लेयर्स को 20-15 को। लेकिन मेरे ख्याल से कैप्टन को इन्वॉल्व होना चाहिए और अगर कैप्टन को नॉलेज में होगा तो टीम बेहतर होगी, बेहतर फाइट करेगी, क्योंकि कैप्टन पे दारोमदार होता है। और हसन नवाज पहले तो उसको मुबारकबाद भी उसका बैठा हुआ है। फिर शहनशाह अफरीदी से बात होती है कि बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आ रहे, सैम अयूब के बल्ले से रन नहीं आ रहे, लेकिन सैम अयूब की ओडीआई में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बाबर आजम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों वही बात की जो माइक हैसन ने कहा था कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है ही नहीं, बस ऊंच नीच थोड़ी बहुत हो जाती है। शहनशाह अफरीदी का कहना था बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं। तो बाबर आजम के रिलेटेड तो मैं यही कहना चाहूंगा, अभी रिसेंटली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, टच में नजर आ रहा है, तो आप सेंचुरी जल्द देखेंगे बाबर आजम के बल्ले से। और मोहम्मद रिजवान के रिलेटेड शहनशाह अफरीदी का कहना था कि 2023 से अभी तक मोहम्मद रिजवान ओडीआई फॉर्मेट में टॉप स्कोरर है। आप कैसे कह सकते हैं मोहम्मद रिजवान के बल्ले से रन नहीं आ रहे? पहले ओडीआई में भी आई थिंक उसने 77 रन बनाए थे मोहम्मद रिजवान ने, और थर्ड ओडीआई में भी 32 रन थे आई थिंक उसके, और नॉट आउट रहा था। मोहम्मद रिजवान की ओडीआई में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन जो जर्नलिस्ट ये सवाल कर रहा था स्पेशली मोहम्मद रिजवान के रिलेटेड, उसको पहले मोहम्मद रिजवान के स्टैट देखने चाहिए थे, बाद में मोहम्मद रिजवान की बैटिंग पर क्वेश्चन मार्क उठाना चाहिए था। दोस्तों अब मैं बात करता हूं इमर्जिंग एशिया कप होने जा रहा है, इसके हवाले से ये है दोस्तों, कंफर्म है ये न्यूज, आप पीटीवी चैनल पर ये लाइव मैच देख सकते हो जो इमर्जिंग एशिया कप होने जा रहा है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का भी मैच देख सकते हो। इंडिया में आप सोनी के नेटवर्क के पर देख सकते हो, सोनी लाइव टीवी पर देख सकते हो आप। पाकिस्तान में अगर मोबाइल ऐप पर बात करें इमर्जिंग एशिया कप, आप तमाशा ऐप और माइको पर देख सकते हो। मोबाइल के लिए तमाशा और माइको, और टीवी चैनल के लिए आप पीटीवी पर देख सकते हो। ए स्पोर्ट्स पर इमर्जिंग एशिया कप नहीं दिखाया जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूं नसीम शाह के हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है। दोस्तों आज का ये वाकया है, अभी तक की जो इतलात के मुताबिक इंफॉर्मेशन जो आ रही है, पुलिस ने उसी वक्त कार्रवाई की है, कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया है। कार्रवाई अभी यहां तक ही पहुंची है कि जो जिस अफराद ने वहां पर आकर फायरिंग की थी नसीम शाह के घर पर,
उसके बारे में कंफर्म तौर पर अभी पता नहीं चला। पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्द इसके हवाले से जो भी अपडेट आई मैं भी आप लोगों के सामने रख दूंगा। लेकिन ये बहुत तकलीफ दे वाकया है दोस्तों कि कौमी हीरो के घर पर सरेआम फायरिंग कर दी जाए। ये बहुत दुख हुआ मुझे इस चीज का। दोस्तों लास्ट में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि कप्तान ओडीआई फॉर्मेट के शहंशाह अफरीदी ठीक है या फिर मोहम्मद रिजवान ठीक थे? इन दोनों में डिफरेंस कितना बड़ा नजर आता है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में इसके रिलेटेड मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।